ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत और पुरसोज जो है वो म्यूजिशियन फैमिली इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ज़िंदगी में बहुत कुछ मुख्तलिफ होना बहुत अच्छा होता है। आज हमने देखा हमारे शो का आगाज़ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और जब हम बात करते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अलग ज़रूर होना चाहिए, डिफरेंट ज़रूर होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर जब चेंज आता है, तब्दीली आती है तो आप जो है ना वो डिफरेंट होने के साथ साथ अच्छा भी फील करते हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस को लेकर आइए और जो भी कुछ आप एक्टिविटी कर सकते हैं उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं। मैं एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात कर रही हूँ। आज सैटरडे का दिन है, ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, वीकेंड का स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करें। जो भी आप कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। जैसे हम यहाँ पर भी एक फैमिली को देख रहे हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में। आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, इतनी ज़बरदस्त धुन हमने सुनी और भी चीज़ें सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बैठिए आप। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं जी। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो जनाब अब सबका तारुफ जो है वो कराते हैं। जमाल आपका नाम है? जी जी। जमाल यूसुफ हमारे साथ हैं। जमाल, वेलकम टू द शो। बड़ा ही ज़बरदस्त बजाते हैं ये दोनों आपके बच्चे? जी जी। वेरी नाइस। क्या क्या नाम है आपका? नाम क्या है बेटा? सोच नहीं है, बताइए। घबराना है? घबराना नहीं है, रिलैक्स। इतना अच्छा आप प्ले कर रही थी। इलिया, क्या नाम है? एल्सा नाम है इनका। एल्सा। और उनका नाम क्या है? कितने डिफरेंट से नाम है? एलाइजा। एलाइजा, वेरी नाइस। एलाइजा, आपकी उम्र क्या है बाबू? 11 years। 11 ईयर्स ओनली। और ये तो उनसे भी छोटी हैं। जी जी। ज़बरदस्त। तो जमाल, ये आप लोग कब से प्ले कर रहे हैं, कैसे सीखा है? पूरी फैमिली माशाल्लाह ये तो इतना ज़बरदस्त ऑर्केस्ट्रा प्ले कर रही है। जी जी जी। तकरीबन आप इसको कहें तो लगभग कोई 24 इयर्स हो गए हैं मुझे इस फील्ड में। ज़बरदस्त। व्हेन आई स्टार्टेड, तो ये है कि अब जैसे नॉर्मली लोग क्वेश्चन करते हैं कि मतलब मैंने एक स्टैंडर्ड एज बच्चों की क्या होती है, तो मैंने बच्चों को अपने बच्चों को तो 3 साल से स्टार्ट किया था। ओह, एट अ जी। वेरी यंग एज। तो नॉर्मली लोगों को मैं रेकमेंड करता हूँ कि 4 साल विच इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेनिंग जो है वो, जैसे वायलिन बजा रही हैं, वो कीबोर्ड प्ले करते हैं, आप खुद ही देते हैं? जी, बिकॉज़ मैं म्यूज़िक ग्रेजुएट हूँ और ज़बरदस्त। और वेरियस इंस्टीट्यूट्स में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ एंड नाउ आई एम रनिंग माय ओन म्यूज़िक स्कूल, वाह, जो कि ख़याबान बुखारी में है, DHA में ही है। सही सही। तो जी, इस तरह से है। वेरी नाइस। तो सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप बजाना और उनको प्ले करना जानते हैं? जी जी जी। ज़बरदस्त। कितने स्टूडेंट्स को अभी आप ट्रेन कर रहे हैं रिसेंटली अपनी एकेडमी में? अपनी एकेडमी में मेरे पास अबाउट 18 स्टूडेंट्स हैं। जी। तो प्रोफेशनली आपने जैसे पढ़ाने के साथ साथ कहाँ कहाँ प्ले किया है? कॉन्सर्ट्स करने जाते हैं या किसी के साथ, आर्टिस्ट के साथ मुंसलिक हैं? किस तरह से जो है वो कर रहे हो? जी, मोस्टली मैं आप जैसे परफॉर्मेंस में अगर देखें, मेरा मेजर इंस्ट्रूमेंट क्लासिकल पियानो है, ठीक है। इसको, ये तो कुछ और कहलाता है हाँ, ना? इसको हम सैक्सोफोन कहते हैं। इट्स वन ऑफ द रेयर इंस्ट्रूमेंट्स इन पाकिस्तान। जी। और यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो इसको बजा रहे हैं। और इसको बजाना भी खासा मुश्किल है बिकॉज इट नीड्स सो मच ब्रीदिंग स्पेस एंड ऑल ना? हाँ हाँ, ब्रीदिंग बाय द टाइम व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग दिस तो डेवलप हो जाती है, बट मोर आई विल से कि इसमें टेक्निक का बड़ा अच्छा अमल दखल है। तो टेक्निक डेवलप करने में जो वक्त लगता है वही होता है मेन। सही। तो आप बता रहे थे कि कहाँ कहाँ आपने जो है वो प्ले करते हैं, कॉन्सर्ट्स किए हैं? जी जी जी। हमने वैसे तो मेरी ट्रेनिंग्स के हिसाब से हमने एक इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है ऑस्टिन टेक्सास में, USA में, उसमें भी परफॉर्मेंस किया है एज पियानिस्ट। वहाँ मैं था क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल बैंड का पार्ट भी हूँ। वेरी नाइस। और व्हिच बैंड? दैट्स कॉल्ड द संगत। सही। इसमें कुछ लोग अमेरिकन्स हैं और कुछ यहाँ से हैं, तो इट्स सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, ओह सॉरी, फ्यूजन, सॉरी। तो ये है। और यहाँ पर लाइक प्राइवेट पार्टीज एंड ऑल, कॉर्पोरेट इवेंट्स के अंदर इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसमें परफॉर्मेंसेस होती रहती ज़बरदस्त। हैं। तो ये जो संगत बैंड है ये कहाँ परफॉर्म करता है? इवेंट्स होते हैं या किस तरह ये से बेसिकली इंटरनेशनल बैंड है ना, तो ये इंटरनेशनल जो परफॉर्मेंसेस होते हैं, अभी हमारी लास्ट एक फर्स्ट पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि एक नेपा से, अगर आप वाकिफ़ हो। यस यस, वहाँ पर ऑब्वियसली। जी जी जी। तो वहाँ मैंने तकरीबन 10 साल पढ़ाया है और वहीं से मैं ग्रेजुएट भी हूँ। नापा में आपने पढ़ाया है? जी जी जी। तो वहाँ पर एक परफॉर्मेंस हुई थी। मोस्टली वो लोग ओरिजिनल म्यूज़िक करते हैं जो कि राग्स वगैरह के साथ और वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ मिक्स करके करते हैं। ज़बरदस्त इस तरह से है। ज़बरदस्त। तो बच्चों की ट्रेनिंग तो बड़ी ज़बरदस्त, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुकम्मल ही हो गई है, लेकिन जाहिर है
ये तो चीज़ें आप वक्त के साथ साथ करते रहते हैं। तो एलिजा, आप बताओ, आपका इंटरेस्ट था कीबोर्ड प्लेइंग में, या बाबा को देख के आप इंस्पायर हुए, या बाबा ने फोर्सफुली आपको कहा कि आपने ये करना है, स्टार्ट करना है? कैसे आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, बताएंगे कुछ? उन्होंने बोला था कि मुझे कीबोर्ड बजाना है। कीबोर्ड बजाना है, फिर कितना सीखा आपने उसको? मज़ा आता है आपको करने में? जी। मज़ा आता है। अच्छा, प्रैक्टिस करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है आपको एक दिन में? कितना टाइम आप प्रैक्टिस करते हो बाबा के साथ? आधे से 1 घंटा। रोज़ाना। और पढ़ाई कर रहे हैं? क्या पढ़ते हैं आप? अपने बुक्स के। हाँ, कौन सी स्टैंडर्ड में? क्लास कौन सी है आपकी? 6 क्लास में। ज़बरदस्त। तो जो है वो एलिसा से तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एलिसा, आप बात करेंगी मुझसे? नहीं, शर्म आ रही है? नहीं, अभी थोड़ा सा यूज टू नहीं हुए, है ना? तो एलिसा ने कब स्टार्ट किया था प्ले करना है वायलिन? और इंस्ट्रूमेंट आपने चूज़ किए हैं बच्चों के कि ये चीज़ अच्छी कर सकता है, या बच्चों को आपको देख के इंटरेस्ट था, या किस तरह से जो है ना ये मोटिवेट हुए? अच्छा, देखें, इसके लिए मैं आपको कुछ के क्योंकि पेरेंट्स की मोस्टली जो मेरे पास स्ट्रेंथ होती है ना, वो होती है बच्चों की ही। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेरीज इसके लिए मांगते हैं कि भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट करवाएं, क्या एज जो है वो सूटेबल है। तो उसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा जो ख्याल है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अर्ली एज में नहीं शुरू हो सकते। जैसे कि अगर हम इसको लें तो लाइक अगर कोई सोचे, जैसे मैं कहता हूँ कि स्टैंडर्ड एज है 4 साल की, सही। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट का अपना वेट ही मेरा ख्याल है 4 साल के बच्चे से मेरा ख्याल है 4 साल के बच्चे से सही, बिल्कुल सही। ज़्यादा वजन इसका होगा, है ना? हाँ, तो भारी फिर है, इसका बहुत ज़्यादा भारी होता है। ये है, कुछ तो वेट है इसका। मैं देख सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, ये ओह यस। तो जस्ट इमेजिन के हाँ, लाइक तो ये 4 तो बच्चों इयर्स। के लिए तो टाइम हाँ, चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। जी जी, दैट्स। तो अब इसको होल्ड करना, फिर इसमें साउंड प्रोड्यूस करना, डायरेक्टली म्यूजिक नहीं आप बजा सकते, थोड़ा सा वक्त लग जाता है। एक तो वो प्रॉब्लम है, सही। लिमिटेशंस हैं वेट की। फिर अगर मैं मोस्टली अब वायलिन की तरफ आएंगे, ट्यूनिंग्स हैं, पोस्चर्स हैं, तो मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि यार यू शुड गो फॉर पियानो, क्योंकि पियानो खुद से प्लेस होता है, आपने सिर्फ प्लग इन करना है, ठीक है? कीबोर्ड के अगर डिजिटल में जाएं तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर अगर आप हेड भी बैंग करेंगे तो म्यूज़िक ही बजेगा। तो आई गेस पियानो और कीबोर्ड इज़ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू स्टार्ट एट द अर्ली एज। सही। तो इनको आपने वायलिन चूज करा है? इनको भी मैंने पियानो ही शुरू करवाया था। ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि बस होता है ना, कुछ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ म्यूज़िकल कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ अकम्पनीमेंट्स होते हैं, जैसे हम नॉर्मली चीज़ों में कहते हैं कि ये अकम्पनी कर रहा है और ये इसमें मेन लीडर है। तो म्यूज़िक के अंदर जो है ना, मेलोडी जो होती है ना, जो ट्यून होती है, जो नॉर्मली जनरल लोगों को समझ आती है, तो वो बड़ी फैसिनेट करती है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इनका इंटरेस्ट वहाँ डेवलप हो रहा था कि कोई डायरेक्ट मैं ट्यून बजाऊँ जिससे लोगों को अट्रैक्ट कर सके। ठीक ठीक। तो इन्होंने काफ़ी ट्राई किया। एक इंस्ट्रूमेंट होता है रिकॉर्डर भी, गिटार भी। तो अब थोड़ा सा ये वायलिन पे ज़्यादा स्टिक कर रही हैं। सही, लेकिन बहुत अच्छा प्ले करती है। एक बच्ची और भी हमारे पास पिछले दिनों आई मेरा थी, ख्याल है इनका अगर आप टोटल टाइम गिने, क्योंकि म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग तो टाइम थोड़ी डेवलप हो गई ना, एनवायरनमेंट है, तो अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो नॉट मोर देन अ ईयर, 1 साल नहीं हुआ अभी। ओह अच्छा, बहुत कमी है तो। और जाहिर है वेरी यंग एज। जबरदस्त। तो हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और भी आपसे सुनेंगे, क्योंकि बड़ा जबरदस्त आप लोग प्ले कर रहे थे इससे पहले भी, और जब आपने देखा कि शो स्टार्ट हुआ तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो बातें हम कम करेंगे, जानेंगे भी, लेकिन साथ साथ जो है वो म्यूजिक भी सुनेंगे। तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद। जबरदस्त भाई, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मेलोडी से तो दिल चाह रहा है बजता ही रहे जमाल, और जो है ना वो आपको सुनते ही रहे। बड़ा ही ज़बरदस्त है। ओवरऑल जब जगहों पे जाते हैं तो रिस्पांस कैसा मिलता है लोगों की तरफ से? इंस्पायर होते हैं, सीखना चाहते हैं? जी हाँ, होते हैं। डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस और इवेंट पे भी डिपेंड करता है। पहले तो लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट का अपना लुक है और रेयर भी है और अट्रैक्ट तो होते हैं, बट मोस्टली ये होता है कि सॉन्ग्स पे मुझे लगता है कि जो लोग ज़रा ज़्यादा वो होते हैं, जैसे अगर सिंगिंग इन्वॉल्व होती है तो बट रीजनेबल मिलता है रिस्पॉन्स इस पे भी। जी सही सही सही। तो हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा
ब्रेक नहीं है अभी हमारे पास, ब्रेक जब आएगा तो हम जाएंगे। अच्छा, तो आपने बताया कि जैसे बहुत ही ये पाकिस्तान में अवेलेबल है स्टोर्स को, आपने बताया ना रेयर भी है, और रेयर होने की वजह क्या, इतना खूबसूरत है और इसकी आवाज़ भी अच्छा, अच्छी रेयर है। होने की वजह ये है कि एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स, जो गिटार या कीबोर्ड अगर देखा जाए तो उनकी प्राइसेस जो है ना कंपैरेटिवली कम है। सही ये इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक गिटार, अच्छा गिटार, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक गिटार्स भी हैं और मेरे ख्याल से नॉर्मल मैनुअल क्या कहलाते हैं, काफ़ी वो किस्म के ट्रेडिशनल है हैं, ना। बेस है, इलेक्ट्रिक है, अकॉस्टिक है। तो कितने तक का एक गिटार होता है, और ये सैक्सोफोन कितने तक का होता है? अगर देखें, अगर हम इसको ब्रांड न्यू की तरफ जाएं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम आफ्टर लाइक 300K, सही है। मतलब 3 लाख से ज़्यादा से ये शुरू होता है। ठीक है। और अगर गिटार्स में जाएं तो आपको बेसिक स्टफ़ अगर चाइनीज़ कुछ चाहें तो मेरा ख्याल है कि आपको 10, 12, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये में। ठीक है। और वायलिन जो है, वायलिन भी सस्ता होता है, हाँ, महंगा इसको है? भी आप ऐसे ही कंपेयर कर लें कि जैसे अगर अच्छे मतलब नॉर्मल की तरफ जाएं तो इसकी भी प्राइजेस तकरीबन ऐसी हैं गिटार जैसी। सही सही सही। तो यानी हाँ, कंपैरेटिवली सस्ता है हाँ, तो लोग और अगर ज़्यादा। हम कीबोर्ड की तरफ जाएं तो ये अगर आप लेने जाएंगे तो ये तकरीबन अभी 30-40 से जो है ना एक बेसिक कीबोर्ड स्टार्ट। अच्छा, इसमें भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, मैंने देखा कि कुछ के बाद बहुत बड़े होते हैं, उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो अब कितनी मॉडिफिकेशन आ गई है इसमें भी ना। अच्छा, इससे पहले मैंने लास्ट टाइम एक चैनल पे मैं गया था तो एक बड़ा कंफ्यूजन है कि असल में 2 किस्म के ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक सिमिलर लगते हैं। जैसे ये एक कीबोर्ड है, सही है। ठीक है, और एक पियानो होता है। मोस्टली लोग कीबोर्ड को ही पियानो कह रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन पियानो हम बेसिकली पियानो जो है वो एक साउंड का नाम है। जैसे अगर मैं फ्लूट कहूँ तो आपको एक सर्टेन साउंड आता है कि जी टू टू, तो पियानो है जैसे टिंग टिंग की आवाज़। लेकिन जैसे अगर हम कीबोर्ड की तरफ आएँ तो कीबोर्ड इज़ अ मिक्सचर ऑफ टोन्स। आप बटन प्रेस करते हैं और दूसरा साउंड ले लेते हैं, बटन प्रेस करते हैं और दूसरा साउंड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली उसका एक वर्जन कह लें। और इसमें यह है कि इसकी प्लेइंग पोजीशन सेम होती है पियानो के जैसी, लेकिन इसका फंक्शन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रेनिंग भी डिफरेंट है। सही। तो जब आप डिफरेंट ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं अपने इंस्टीट्यूट्स में, एकेडमी में, तो कितना वक्त लगता है लोगों को एक इंस्ट्रूमेंट को सीखने में, बेसिक, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि आप यू जस्ट प्ले एंड कीप लर्निंग, जी। लेकिन बेसिक आपको उससे हाउ लेने में कितना अर्सा दरकार अच्छा, देखें जी, इसमें डिपेंड करता है कि आपने इंस्ट्रूमेंट कौन सा चूज़ किया है, और आप बच्चा है कोई, उसकी थोड़ी पेस डिफरेंट होगी, एक अडल्ट की पेस डिफरेंट होगी, तो कितना वक्त आप दे सकते हैं प्रैक्टिस पे, वो उसका एक होता है। अच्छा, थोड़ा कुछ मैं अपने स्कूल के बारे में आपको साथ साथ बताना चलूँगा कि हम लोग के जो कोर्सेज़ हैं, जो कि हम लोग मैंने बताया कि द म्यूज़िक स्कूल के नाम से, मैं साथ में बता दूँ मेरा ख्याल कि द music_school इंस्टाग्राम का हमारा पेज है, ठीक है, उस पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग टीच कर रहे हैं, और हमारे तमाम कोर्सेज जो हैं वो इंडिविजुअल बेस्ड हैं। लाइक अगर आप देखेंगे कि ग्रुप लेसन्स फुली नहीं है, ठीक है, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है या कोई फास्ट लर्नर है तो इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि फास्ट वाला फास्ट जा सकता है और स्लो वाला अपनी पेस से आ सकता है ऊपर, तो इसमें कोई भी सफ़र नहीं करता। जैसे अगर हम देखें ग्रुप लेसन्स नॉर्मली ये होते हैं कि जैसे 5-6 बच्चे बैठे हैं और एक इंस्ट्रक्टर सेम इंस्ट्रक्शन दे रहा है उनको, तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस तरह से तो हम लोग मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट सिखा रहे हैं, जैसे पियानो, कीबोर्ड, गिटार्स, फ्लूट, एक रिकॉर्डर है, वायलिन है, ये सारी चीज़ें। तो बच्चे बड़े सब हैं आपके पास, डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं अभी जो बच्चे सीख रहे हैं? 4 ऑनवर्ड्स तमाम है मेरे पास। समझ लें कि अभी चले के हमारे पास अभी करंटली 50 इयर्स ओल्ड तक भी हैं हमारे पास लोग। ओह वाओ, जी। ज़बरदस्त। तो हमारा पैटर्न कुछ ऐसा है कि हम हर 3 महीने में एक परफॉर्मेंस भी करते हैं बच्चों की, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इन हाउस, और फिर एक एनुअल कॉन्सर्ट करते हैं जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी होता है। ज़बरदस्त है। हमें यहाँ पे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड फिनिश, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें क्या चीज़ हेल्प करती है? नोट्स डिसाइड करते हैं, टोन्स, या ये टोन डिसाइडेड होती है देन यू प्रैक्टिस, किस तरह से होता है जमाल?
अच्छा देखें, एक और हमारी स्पेशलिटी है स्कूल की कि हम लोग इसका एक प्रॉपर, अगर आप देखें, मैं दिखाना चाहूँगा कि जी जी ज़रूर बताएं। ये एक म्यूज़िक की लैंग्वेज होती है, ठीक है? बिल्कुल। तो ये जिस तरह से हमारे पास और भी किसी किस्म की कोई और भी लैंग्वेज अगर आप उठा लें, उर्दू, इंग्लिश या जापानीज़, कोई भी इसी तरह से ये लैंग्वेज होती है। तो ये नोट्स बिल्कुल वो सेम आपको वहाँ पर जब सिखाए जाते हैं तो वही आप अप्लाई करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। तो व्हेन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग तो फिर आपको साउंड्स जो है ना रजिस्टर होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको मुसलसल पढ़ना या मुसलसल ढूंढना नहीं पड़ता। अभी नोट्स इस बच्चे ने याद किए होंगे तो जी ये फिर देखिए, पहले इन्होंने इसी तरह से म्यूज़िक शीट की, फिर बाय द टाइम एक बोनस मेमोरी हम उसको कहते हैं कि मतलब आप इतना बजाते हैं कि आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे आपको भी बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर सी आपकी बात याद है, हो गई, बिल्कुल ऐसा ही। आपको पूछना या देखना भी नहीं पड़ता। ऐसा ही है, तो ऐसा इस तरह से है। ज़बरदस्त। लेकिन इन नोट्स को याद करने के लिए कितना वक्त लग सकता है? देखें इसको आप, मैं हर बार जो भी ये क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मली लोगों को नहीं आइडिया होता कि इसकी कोई लैंग्वेज होती है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर आप सोच लें कि एक बच्चे को आप जब डालते हैं स्कूल में तो वो कितना वक्त लेता है अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश या किसी के सीखने में, और उसकी प्रोग्रेस कैसी रहती है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। सही। तो जितना आप इसको वक्त देंगे और एज वाइज आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप फ्लुएंट होते जाएंगे। तो ये जो बच्चे हैं इनको आप पढ़ाई के अलावा फिर ये भी बताना पड़ता होगा, बिठाना पड़ता होगा उनको, याद जी जी कराना अच्छा, पड़ता होगा मैंने इसका notes बड़ा और- बैलेंस बनाया हुआ है। लाइक इवन इन द एग्जाम्स, लाइक पीपल थिंक के एग्जाम्स आ गए हैं भाई, सब एक्स्ट्रा करिकुलम बंद कर दो। अरे भाई, एक्स्ट्रा करिकुलम ही तो ब्रेन का रेस्ट है आपका। मतलब आप वही तकरीबन, आप अगर देखें स्कूल में तो सारे से सब्जेक्ट सिमिलर लगते हैं, बच्चों को बर्डन लगता है, मुश्किल लगता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप थोड़ा अपनी, एक तो इंटरेस्ट होता है ना आपका कि आपको मज़ा आता है। देखें कहीं ना कहीं सबको कहीं ना कहीं वास्ता पड़ता है। आप या तो म्यूज़िक सुनते हैं रिलैक्स करने के लिए, सोने के लिए, हैप्पी टाइम में आप म्यूज़िक सुनते हैं, इवन के लोग सैड टाइम में भी म्यूज़िक सुनते हैं, बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सप्रेसिव। तो आप अपने टाइप का म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इसको, मेरा नहीं ख्याल कि बंद करना चाहिए। हाँ, आप कम कर सकते हैं अगर आपको किसी और चीज़ पे फोकस करना है, एग्ज़ाम्स में फोकस करना है तो आप उसका टाइम बढ़ा दें, बट डोंट क्विट, डोंट गिव द गैप ऑन दिस। अच्छा, बच्चे जो है ना वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एक चीज़ से ना, कि अगर आप उनको ज़्यादा किसी भी चीज़ को इम्प्लाई करने लगें कि आपको करना ही करना है, तो ऐसा तो नहीं होता कि वो एकदम से हो जाते हैं नहीं हमें ये नहीं करना, या कुछ भी ऐसी रिलेक्टेंसी आती है, तो कैसे उनको कोप अप करना पड़ता है? क्योंकि बच्चों के अंदर ये होती है एक चीज़ ना एट अ वेरी यंग एज। बड़े होते हैं तो वैसे उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये हमारा हॉबी है या पार्ट है, मेरा शौक है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा देखिए, मेरे उसमें तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत मिला बच्चों को ना। सही। तो जैसे मैं अगर बताऊं कि कोविड के टाइम में, अब लाइक आई वाज प्रैक्टिसिंग लाइक 10 आवर्स 8 आवर्स, तो उसमें से मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये इलाजा को 2 घंटे तो इसके आम हो गए ना प्रैक्टिस के। मतलब कि जब हम देख रहे हैं कि करते हुए, तो फिर ज़रा और डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है ना? हाँ, बट नॉर्मली जनरल लोगों के लिए ये थोड़ा टफ होता है, आपको थोड़ा सा करना पड़ता है। बट स्टिल जैसे मैंने कहा ना कि हमने कुछ ऐसी टेक्निक्स रखी हुई हैं, वी डोंट पुश किड्स, हम लोग थोड़ा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं। जैसे अभी हमने जो मैंने बताया कि एवरी क्वार्टर हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसमें फिर खुद होता है बच्चों को कि भाई ये भी मेरे साथ है, वो भी, एक कंपटीशन ज़रा आ जाता है ना, तो फिर ज़रा बच्चे खुद ही ऊपर होना शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो बड़े सारे शौक की बात है, और वाकई फैमिली की तरफ से जो माहौल मिलता है बच्चे उसको ज़रूर अडॉप्ट करते हैं, उनको उस माहौल में चीज़ें सीखना आसान हो जाता है। अभी जब आप लोग इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर रहे थे तो आप कुछ बेला चाव प्ले कर रहे थे, स्पेनिश म्यूजिक ट्यून विच इज़ अ वेरी फेमस ट्यून नाउ। जी जी जी। नाइस। अच्छा, इसके ओरिजिनल ट्यून में भी जो है ना वो मेरे ख्याल से सैक्सोफोन ही यूज हाँ जी, है ना, बजा है इसमें। जी, क्योंकि वो जो साउंड आता है तो उससे अंदाजा होता है कि वो जी उसमें जी है। जी, ऐसे ही बिल्कुल। बाहर कितना इस्तेमाल हो रहा है सैक्सोफोन बाहर से म्यूजिक? लाइक पाकिस्तान से बाहर अगर हम देखें, स्पेनिश कंट्रीज में देखें, अमेरिकन म्यूजिक में देखें, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें ना, तो एक जॉनरा होता है जैज का ये मेन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? तो बाहर तो इसका बड़ा आम, जैसे हम यहाँ पर कीबोर्ड गिटार्स देख लें, इस तरह से ही बिल्कुल कॉमन है, सही, बहुत नॉर्मल है। वहाँ तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्यों, क्या वजह है पाकिस्तान में पाकिस्तानी म्यूजिक में कितना यूज हो रहा है ओवरऑल? जैसे हम अपने प्रोफेशनल जो सॉन्ग्स हम देखते हैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट के या अगर उनके, तो उनमें प्ले होता है या बहुत कम है? जैसे कोक स्टूडियो वगैरह जब आया तो उसमें तो हम देख रहे हैं कि काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने रिवाइव भी किया, इंट्रोड्यूस भी किया, ताकि जो है वो मिक्स एंड मैच कल्चर और उसको यूज करें। लेकिन वैसे क्या हो रहा है? अच्छा देखिए, मैंने जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा अभी तक नॉलेज है, मुझे ये लगा कि जैसे पीछे पास्ट में ये इसका इस्तेमाल हुआ है हमारे ओल्ड म्यूज़िक में, लेकिन अभी
अभी ये फिर थोड़ा सा लाइव परफॉर्मेंसेस में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा रिकॉर्डेड स्टफ में मुझे कम नज़र आया है। सही। तो हम जाते जाते भी कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, ज़रूर हमें जो है ना वो जी हाँ, वो एक सॉन्ग बड़ा अभी चल रहा है, ट्रेंडिंग पे है, तो चलें उसको करते हैं प्ले। बिल्कुल बजाइए और बताइएगा। इट्स अ स्टैंड अप। आप अपनी पोजीशन पे आओगे कि यहीं पे रिलैक्स हो, जहाँ पे ये बच्ची हाँ हाँ, कंफर्टेबल है इनको ना? पोजीशन पे ठीक है, यहाँ बेहतर है। अच्छा ठीक है, ऐसा आप भी आ जाओ। ऐसा तो ठीक है वहाँ पर। अच्छा। ऐसा तो इज ओके। ओके ठीक है, चलो वापस जाइएगा। चलें, ओके। चलें जी, स्टार्ट करें। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। आज की टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि नौ तामीरशुदा नर्सिंग इंस्टीट्यूट इफ्तिताह से पहले ही जो है वो ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली गई है और जो अमराज कल्ब के शहरी इदारे के तहत ये तामीर किया गया था। नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो है वो 30 लाख रुपए सालाना किराए पर देने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। केएमसी हुकाम ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट मेडिकल स्टोर के मालिक को देने के लिए भी दबाव डाला जा रहा है और ये जो हार्ट डिजीज़ है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, ये खुद मुख्तार इदारा है, तो इसमें जो डायरेक्टर है उसका कोई किरदार नहीं है। बहरहाल हमारे यहाँ वही होता है कि जो है वो हर चीज़ को प्राइवेटाइज़ करने की बातें हो जाती हैं और उससे हर चीज़ को हम कमर्शियल प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नौ तामीरशुदा फातिमा जिन्ना पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया है। नॉर्थ कराची में ये पार्क बनाया गया है। इस पार्क से तफरीही सहूलियात में असर आ सकेंगी, मेयर कराची का ऐसा कहना है। और उन्होंने कहा कि आवाम को पार्क्स की ज़रूरत है, खेल के मैदानों की ज़रूरत है, तफरीही मकामात की सहूलियात फराहम करने के लिए हम कोशा हैं और इस हवाले से ही ये इकदाम है, जहाँ पर हमने देखा कि फातिमा जिला फैमिली पार्क नाज़माबाद में बनाया गया है, नॉर्थ कराची में, सॉरी। इसके अलावा सिंध सरकार ने मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर सरमायाकारी को फ़रोग़ दिलाने का फ़ैसला कर लिया है और सिंध इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फैसिलिटेशन के लिए 26 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। तो इस कमेटी में सेक्रेटरी सनत और तिजारत भी होंगे, सेक्रेटरी सरमायाकारी, सेक्रेटरी तवानाई शामिल होंगे, मेहनत और इंसानी वसाइल समेत जो है वो दीगर मेंबरान इस कमेटी में शामिल होंगे। इस कमेटी का बनने से क्या होगा और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या जो है वो इंटरनेशनल रेमिटेंसेस का जो इशू है वो हल होगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के जो प्लान हैं उस पर फोकस किया जाएगा, किस तरह से होगा, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात और गुटखा मावा खुलेआम फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई है। पुलिस की सर्विलेंस में या पुलिस की मौजूदगी में ये सारे काम हो रहे हैं और आप ये वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह से खुलेआम मनशियात और जो गुटखा मावा दीगर चीज़ें वो फ़रोख्त की जा रही हैं, लेकिन कोई यहाँ पर पाबंदी के बावजूद, क्योंकि अब ये देखें कि खुलेआम फ़रोख्त पर इसकी पाबंदी है।
उसके बावजूद हर चीज़ अवेलेबल है और बिक रही होती है मार्केट में, बल्कि लियारी क्या मुख्तलिफ कराची के आप एरियाज़ में चले जाएँ तो वहाँ पर यही हाल है। इसके अलावा न्यू सब्ज़ी मंडी में ताजर कब्ज़े के माफिया से परेशान हैं, कब्ज़ा माफिया से परेशान हैं, क्योंकि ताजर एसोसिएशन ये कहती है कि जो आईजी सिंह को उन्होंने ख़त भी लिखा है और उनका ये कहना है कि ये जो सब्ज़ी मंडी की वाहिद पार्किंग है जिसमें बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, सब्जियां उसमें लोड होती हैं, फ्रूट्स आते हैं, तो उस पर भी कब्ज़ा करने की तैयारियां की जा रही हैं और कब्ज़ा किया जा रहा है, जिसकी वजह से ताजरों में इश्तियाल पाया जाता है। तो इसके अलावा जो है वो एहतजाज करने का भी फ़ैसला किया इन ताजरों ने, ताकि उनका जो मसला है उसको हल किया जा सके। इसके अलावा सिंध में 3,83,000 गंदम की जो बोरियां हैं वो ख़राब होने का इंकशाफ हुआ है। सरकारी ख़जाने को या अगर ये बोरियां ख़राब हो गई तो 3 अरब 38 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। तो जो गंदम है सिंध के 14 अजला में ख़राब हो चुकी है और और ये नुकसान भी हो ही चुका है। तो जनाब इस पर भी बात करेंगे कि तहकीकात तो करवाई जाएंगी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे। अशरफ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, अशरफ भाई होंगे, इस हवाले से तज्ज़िये करेंगे, जानेंगे कि क्या मसाइल हैं, इनका हल क्या है आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एचआर में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। इस वक्त कराची से आपको अपडेट दें कि साइट एरिया कराची में एक गत्ते की फैक्ट्री है जिसमें आग लग गई है और आग पर काबू पाने के लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की जो 4 गाड़ियां हैं उनको रवाना कर दिया गया है और बाकी जो एमरजेंसी को जो है वो रेस्क्यू है वो करने के लिए काम किया जा रहा है। मुख्तलिफ हाइड्रेंट्स जो हैं कराची के उनको भी एक्टिव कर दिया गया है, तो इस वक्त काम हो रहा है। अशरफ साहब, ये आग लगने के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और अभी फिर हम देख रहे हैं एक और वाक़या पेश आ गया है। देखिए रमशा, जो सर्दियां आती हैं तो शुरू में जो खुश्क हवाएं होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये वाक़यात होते हैं। गर्मी में देखें अमूमी तौर पे इतने नहीं होते। और सूरत हाल ये कि बेसिकली जैसे आपने अपडेट दिया कि गत्ते की फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी है। और बुनियादी चीज़ है कि जो एरिया हैं वहाँ पे जो जाके जब हमने कवरेज भी की है तो हमने ये देखा है कि जो सेफ्टी पे हम अमल दरामद नहीं करते। अब गत्ते की फैक्ट्री है तो वहाँ पेपर वगैरह इसका यकीनन काम हो रहा होगा। और वहाँ पेपर के पास जो अमूमी तौर पे जो मैं जब गया हूँ, जो ऑफिशियल जो अच्छी फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ ये होता है कि इवन के आप कोई मतलब कि आप माचिस या सिगरेट वगैरह ये सब नहीं जला सकते हैं। इवन कि एक दूसरी चीज़ है जो शॉर्ट सर्किट का होता है, तो ये अमूमी तौर पे जो ये गोदाम बनाया हुआ होता है और वहाँ कोशिश करते हैं गोदाम में कोई हैवी इलेक्ट्रिक की चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही होती है, तो वहाँ पे वो जो वायरिंग है उन सब का भी ख्याल करते हैं। लेकिन देखा जाए यहाँ पे अगर गत्ते की फैक्ट्री थी, यहाँ कुछ बन रहा होगा तो कोई शॉर्ट सर्किट या वो अब आग की वजूहत तो पता चलेंगी। लेकिन अमूमी तौर पे देखा जाए जितनी ताख़ीर से फायर ब्रिगेड आती है, जैसे हम अपडेट करते हैं और फ़ोन भी करें तो अगर ताख़ीर हो तो उसकी फिर वो उसका दर्जा ज़्यादा होता है। अभी जैसे कि बताया कि 4 फायर ब्रिगेड है, अब वो अगर वो तेज़ हुई तो आसपास की फैक्ट्री में आग नहीं लगी तो फिर दर्जा उसका चेंज होता जाता है, डेंजर जोन में आता है। तो अब जैसे कि स्नॉर्कल होती है, अगर बड़ी बिल्डिंग है तो स्नॉर्कल मूव करते हैं, बाकी ये और इसके साथ बैकअप। मगर जो हमने देखा है यहाँ पे सबसे बात कि पहले हमें अपनी सेफ्टी जो करने चाहिए स्टेप्स, लेकिन इसके बाद जब फायर ब्रिगेड आती है तो अफसोस होता है रमशा देख के कि हमारे इदारे मौजूद हैं तमाम, उसको फायर ब्रिगेड की और ये सारी चीज़ें भी उनको मिलती हैं, लेकिन जब वो जाके आग बुझाने के लिए पाइप निकाल के मार रहे हैं तो पूरी लीकेज हो रही होती है। बहुत इंतहाई अफसोस होता है कि वो होते हैं मतलब सेफ्टी मैन, मतलब हमें आग से बचाने के लिए फ़र्स्ट स्टेप होता है वो। और वहाँ के लिए भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं और वहाँ के जो लोग हैं सिर्फ जाके नौकरी कर रहे हैं कि उनको नौकरी मिली हुई सरकारी और ये करेंगे, उनको भी पता। आप बाहर जाके देखें तो बाहर उनको पता है कि वो जाने बचाने जा रहे हैं, वो उनकी बिल्कुल अलग है कि अगर फायर ब्रिगेड निकली है तो सारी गाड़ियाँ एक तरफ हो जाएंगी और यहाँ पे वो बेचारा हॉर्न देता रहता है, वो बाइक वाले गाड़ी वाले उसको जगह नहीं देते। जो लोग चला रहे होते हैं लाइक आग बुझाने का काम कर रहे होते हैं उनके पास भी देखें ना अब क्या होता है, वो बेचारे एक ड्रेस में सिर्फ कर रहे होते हैं और उनके पास भी मेरे तो कोई सेफ्टी इक्विपमेंट इतना ज़्यादा नहीं देखा। आपने देखा होगा कई बड़ी बड़ी आगे शहर में हमने कवर की हैं, जो अभी आरजे मॉल में उन सब में हुआ था, तो वहाँ पे भी जो फायरमैन हैं वो भी ज़ख्मी हो गए थे, मतलब बेहोश भी हो गए थे, क्योंकि जो सिस्टम है हमारे यहाँ तो ट्रेनिंग बेसिकली इवन के जो बिल्डिंग्स हैं या फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ ट्रेनिंग का फुकदान है और वो फायर सेफ्टी ड्रिल नहीं होती है। जो बड़े होते हैं जो ISO सर्टिफिकेट जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो इवन के हर, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब हर महीने उनकी फायर सेफ्टी ड्रिल होती है और उनको आप जब फायर अलार्म बजता है तो सेफ्टी उनको बताया होता है फायर अलार्म तो कहाँ जाना है। तो इवन के जब आग लगती है तो पता नहीं होता कौन बंदा कहाँ है, तो आप यकीन करें उनका स्टेप पता होता है कहाँ जाके खड़ा होना है, जो हमने फायर सेफ्टी ड्रिल देखी है।
हमारे जो एक्स ऑफिस में है वहाँ पे भी हुआ था। और यहाँ पे भी जैसे कि हम देखें, अगर हम हाई राइज बिल्डिंग में हैं, 15-16 मंजिला अगर इमारत है, तो वहाँ फायर सेफ्टी है कि कैसे एग्जिट होना है। तो हमें ये फायर सेफ्टी जो ड्रिल है वो करते रहना चाहिए। वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि इंसानी सामान दोबारा बन जाता है, इंसान का जान है बहुत कीमती होती है। और इंसानी जानों का जो है ना वो ये तो हम बात कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर आग लग गई है फैक्ट्री में इसमें, और ये भले अभी क्योंकि हमने मुख्तलिफ तवातुर से शोज़ किए हैं फायर सेफ्टी के ऊपर और किस तरह से आप आग से बचाव मुमकिन है, तो आज आप ज़रूर ये करें कि जैसे मैंने अभी स्टार्ट में कहा था ना कि कुछ डिफरेंट ज़रूर करना चाहिए। तो टेक एन आइडिया फ्रॉम अस कि आप अपने घरों में भी इस चीज़ को इम्प्लाई कराइए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने बच्चों को ख़ास तौर पे बताइए कि अगर खुदा ना खास्ता घर में भी कोई आग लगने का बाकी, क्योंकि अब गैस तो है नहीं चूल्हों पर, हर घर में एक सिलेंडर मौजूद है जो कि चलता फिरता मुझे बॉम्ब नज़र आ रहा होता है घर में। तो आपको जनाब अपनी सेफ्टी के लिए चाहिए कि बच्चों के साथ, आप वीकेंड है, छुट्टी का दिन है, तो आप उन्हें एजुकेट कीजिए और घर में सारे घर वाले बैठकर इस बारे में बात करें कि अगर खुदा ना खास्ता किचन में आग लग जाए या शॉर्ट सर्किट का वाक़या हो जाए, घर में कोई आग लगने का वाक़या हो जाए, तो किस तरह से हमने एक्ट करना है। बच्चों को ट्रेन करें कि उन्होंने कैसे बाहर भागना। एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी यहाँ पर सीखी अशरफ भाई, जब हम शो कर रहे थे तो यहाँ पर आए जो है वो फायर एक्सपर्ट जो बताते हैं कि किस तरह से आग बुझाते हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो मुझे उनका बड़ा अच्छी बात ये लगी कि एक तो फौरी तौर पर आग बुझाने किचन में या किस तरह से आग लग जाए तो ब्लैंकेट डाल दें कोई भी, एंड देन रोल, आप ज़मीन पे रोल करेंगे तो वो आम हो जाती है, वो बुझ जाती है। क्योंकि हम देखते हैं ना पानी डालने लग जाते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तो अपने घर में लोगों को बताएं, आपस में बताएं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताएं कि हमने करना क्या है, बच्चों को बताएं, खुद भी ये चीज़ कि अगर फायर लग गई है तो आप क्रॉल करते हुए बाहर निकलें। धुआं भर जाता है तो वो धुआं ऊपर की तरफ जाता है, आप क्रॉल करके नीचे से निकल सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अपने घर में बैठ कर ज़रूर डिस्कस करें। मैं तो यहाँ पर जो भी चीज़ ऐसी सीख कर जाती हूँ वो अपने घर में बच्चों को, हस्बैंड के साथ, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, ताकि हमें पता हो कि अगर खुदा, क्योंकि इमरजेंसी या हादसा बता कर नहीं होता, तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे। और ये अल्लाह ताला ने दिमाग में सलाहियत बनाई है कि जैसी जो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, जैसी वो मौका और वो वक्त आता है फौरी तौर पर आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि आपकी बैकअप मेमोरी में वो चीज़ें होती हैं। तो बच्चों की बैकअप मेमोरी में वो चीज़ें आज डालिए कि फायर में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि शॉपिंग प्लाजाज में आग लग रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आग लग रही है, घरों में आग लगने के वाक़यात हो जाते हैं। तो उन्हें बताएं और इस बारे में बैठकर आज आप अपने घर में ज़रूर डिस्कशन कीजिएगा। इसके अलावा अशरफ भाई आपने भी करना है आज अपने बच्चों के साथ, एंड यू हैव टू टेल मी कि आपने किया या नहीं किया इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी सर, सबसे पहले एक और अच्छी खबर शामिल कर लेते हैं। हमने देखा कि मेयर कराची ने नॉर्थ कराची के अवाम को एक तोहफा दिया है, पार्क बना दिया है और कह रहे हैं मैदानों पे भी काम करेंगे, प्लेइंग ग्राउंड्स बनाएं और तफरीही मकामात सहूलियात फराहम करने की बात कर रहे हैं। अगर हम आस पास देखें ना, एक अच्छा इकदाम है कि जब से ये मेयर कराची आए हैं, तो मतलब पार्क पहले था ये सही, मतलब ठीक है। अब वो लोग उसको, बहुत सारे लोग नेगेटिव भी लेते हैं कि उसको मतलब कि इफ्तिताह दोबारा कर दिया, लेकिन उसको मेंटेन किया गया, पूरी घास वगैरह, पौधे वगैरह। आप यकीन करें, मेरे घर के पास भी पार्क है, तो गुलशन में, तो लोग भी उसका केयर कर रहे होते, इवन के वो जा रहे हैं, सुबह वॉक हो रही होती है। वो एक दो लोग थे, हम लोग भी वाइफ के साथ में वॉक कर रहा था, तो एक साथ थे, वो कुछ खा रहे थे, उन्होंने फेंक दिया। तो अंकल आए, उन्होंने कहा भाई ये पार्क है हमारे लिए, ऐसे ना करें, डस्टबिन है उधर फेंकें। बिल्कुल तो वो उनको खड़े होकर देख रहे हैं। इवन वो अंकल एजेड थे, नियर अबाउट के वो मतलब 75 साल के होंगे। अंकल ने खुद वो कचरा उठाया उन साहब का और जाके रख दिया। उनको कुछ कहा नहीं, डांटा नहीं, सिर्फ उन्होंने दिखाया कि ये एक्ट, तो उनको कुछ तमीज़ आएगी। अब मसला ये है कि ये जिस इलाके में किया, आप जाके देखें अगर पार्क या ग्राउंड बनेंगे, तो आप इस वक्त देखें जो हमारे बच्चे मोबाइल पे इन सब पे खेल रहे, तो पार्क होगा तो या तो क्रिकेट खेलेंगे या कोई जगह होगी, वरना उसके साथ जैसे पार्क होगा तो एक्टिविटी होती है। बच्चों को कहीं जाने के, घर के पास ही आपको टेंशन नहीं होगी, बच्चे जा रहे हैं पार्क में खेल रहे हैं। तो ये एक्टिविटी अगर देखें तो हर कोई सोसाइटी, हर ब्लॉक होता है, वहाँ पे पार्क और ग्राउंड ज़रूर था। लेकिन हमें वो, आपको पता है कि चाइना कटिंग हुई, सब कुछ हुई, तबाह बर्बाद कर दिया गया। इस शहर को, कराची को कोई ओन तो करता नहीं है, आपको पता है। कोई भी सियासी पार्टी हो, सब बोलते हैं कि हमें यहाँ से जितवा दो, लेकिन इस शहर के लिए कोई काम नहीं करता। अब ये जो मेयर कराची आए हैं, अब हम पार्टी को हटा के अगर हम देखते हैं मेयर कराची को, क्योंकि वो कराची के हैं, और वो सिर्फ ये एक पार्क नहीं, बहुत सारे पार्क को भी सही किया है, बहुत सारी चीज़ें भी की हैं। अगर आप देखें कि अब पहले नज़र नहीं आता था, सड़कें पुराने ज़माने में सुनते थे, जो बताते थे कि कराची की सड़कें धुलती थीं
या साफ़ होती थी, मशीन से चलती थी। अब जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ कोई पोश एरिया नहीं, फेडरल भी एरिया हो, गुलशन हो, नॉर्थ इस्लामाबाद हो, नाज़ाबाद हो, मेन रोडों पे वो मशीन चल रही होती है, वो आके काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन के वो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे नौकरी करें आपको काम करना पड़ेगा। इवन के बहुत सारे अगर जगहों पे देखें तो झाड़ू वो देते हुए वो पूरी टीम नज़र आ रही है। अब नज़र ये आ रहा है कि अब इलेक्शन भी करीब है और उसकी वजह से एक्टिविटी भी दिखानी है, तो मोमेंटम तेज़ हुआ है, यानी कि गियर जो है पहली गियर में नहीं है, वो तीसरे चौथे गियर में आ तीसरे गए। चौथे गियर में कि भाई काम दिखाना है। तो चले इस चक्कर में लेकिन पता है लोगों को भी मेंटेन करना चाहिए। जो आपने स्टार्ट में बात की ना, लोग भी बहुत बर्बाद करते हैं चीज़ों को। अच्छा, और एक और चीज़ होती है कि घास लग गई तो उसको ज़ाहिर है वो लोग तो मेंटेन नहीं करेंगे, उसके लिए भी आपको ज़ाहिर है वो बंदा चाहिए होता है, माली चाहिए या जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ये दोनों का मिलके काम होता है कि पार्क्स वगैरह मेंटेन रहते हैं। अच्छे झूले वगैरह लगाएं, अच्छी जो है फुटेज नज़र आ रही है, वो तो काफ़ी मतलब अच्छा लग जो रहा है। एक्टिविटी अगर हम देखें तो क्योंकि देखें ये झूले बड़े तो नहीं, मतलब वो बच्चे ही वो करते हैं। और इवन यार मैंने देखा शो भाई बड़े भी आगे जो है झूल जी, रहे होते हैं, वो- मजे कर रहे होते हैं कि चलो यार कुछ आके मजा आएगा। वो मेन ये है ना कि एक्टिविटी, कुछ ना अभी कुछ शहर में एक्टिविटी नहीं है। आप ये बताएं ना कहाँ जाएंगे, क्योंकि इस शहर में आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है। और जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि लोग कहते हैं कि रश होटलों पे बहुत नज़र आता है, तो मैंने ही आपको कहा था कि इतनी बड़ी आबादी का शहर है, उसमें से अगर 10% भी लोग, हम 100% नहीं 10% लोग निकलते हैं तो रश नज़र हो आएगा। वीकेंड है, पूरे हफ्ते में थकने के बाद वो फैमिली के साथ कहीं निकलते हैं, कोई एक होटल है वहाँ पे रश नज़र आ रहा है तो कह रहे हैं बहुत पैसा है कराची वालों का। ऐसा नहीं है, ये आबादी इस शहर की बहुत ज़्यादा आबादी है। सिर्फ मरदमशुमारी में देखा जाए तो वो कह रहे हैं 2 करोड़ की आबादी है। ऑफिशियल देखें जाके, मतलब जाके अगर राउंड मारें तो कराची मतलब हाईवे के कोने तक जो है कराची वहाँ तक फैल गया है। डमलोटी पे देखें वहाँ पे चला गया। अगर आप नॉर्थ कराची साइड जाए हब डैम तक आपको आबादी नजर सब तरफ से एक्सपेंड हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। सोसाइटीज आ रही है इतने दूर दूर हाईवे के पास, वो कराची के अंडर ही आ रहा है। तो इस शहर के लिए जो काम है ना, वो बुनियादी जो इदारे हैं जैसे मेयर कराची हो गए, दीगर लोग हो गए, सूबाई हुकूमत हो गई, अब बल्दियाती हुकूमत हो गई, तो उनको फास्ट ट्रैक पे चलना होगा, ये नहीं कि स्लो मोशन में। और सबसे बड़ी बात जो हमने बार बार हमने एक मुहिम चलाई, समझ लें कि सिटी 21 की तरफ से जो कराची शहर को बर्बाद कर रही है, एक टीम आई हुई है, एक माफिया जो आपको वो हिरोइंची वगैरह ये सब जो तबाह कर रहे हैं शहर को, उसको हमारे शहरियों से भी अपील है एक बार फिर के बहुत अफसोस होता है कि जो वो लोग कर रहे होते हैं और हम देखते हुए जा रहे होते हैं। इवन कि आप देखें कोई रुक के कुछ कर सकते नहीं, तो ये हमारा शहर है, इस शहर को अगर कोई कुछ कर रहा है तो उस एक्टिविटी उसको पकड़वाएं। अब ये पुलिस का भी काम है ना, मंशियात फरोशों को जहाँ पर ये चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं ज़रा वहाँ पर भी क्रैक डाउन करें। जैसे मैंने लियारी की खबर दी, खुलेआम गुड़वा, मंशियात और क्या क्या नहीं मिल रहा है। और ये सिर्फ लियारी नहीं है, आप कराची के किसी भी एरिया में चले जाएँ, इवन इन पॉश एरियाज़ सब कुछ अवेलेबल है। और वहाँ तो फिर जितना फैंसी एरिया उतना फैंसी जो है वो ड्रग। तो इस पर पुलिस क्यों खामोश तमाशाई बनी रहती है? देखें हिस्सा सबको मिलता है, तो इसकी वजह से, क्योंकि आप ये देखें सबसे आप हैरान होंगी, मतलब बड़ा अफसोस होता है कि काम भी किया हमने, लेकिन लोग जो हैं बहुत डरते हैं बात करते हुए। मैं गुलबर्ग की बात करूं, हमारे साथी हैं उनके, मतलब वो गुलबर्ग में रहते हैं, वो वहाँ पे पार्क था, बर्बाद पार्क है, वहाँ पे बच्चे वगैरह फैमिली वगैरह बैठती है, तो वहाँ पे एक ग्रुप आके वो बच्चों को उन्होंने ड्रग देना शुरू किया। ओह माय गॉड। और ये मतलब कि थोड़ी पुरानी, हमने भी जाके कोशिश की कि लोगों से बात करें, तो बच्चे को उसको ड्रग की आदत हो गई। और फिर उसके बाद उसे शुरू में पहले थोड़े थोड़े दिए और उसको फिर आदत हो गई, फिर उसके बाद घरों से वो चोरी करके वो ला के वो ले रहा था। फिर उसको जो है आदत इतनी हो गई तो घर वालों ने देखा कैसी एक्टिविटी कर रहा है, मतलब अजीब अजीब के मुझे छोड़ो मुझे जाना है। फिर घर में बंद किया तो वो कूदने कादने की कोशिश की, फिर अफसोस, इंतहाई अफसोस से बोला कि वो खुदकुशी कर ली बच्चे ने। तो ऊपर से कूद गया था, वो उसको बंद कर दिया था, वो खिड़की से कूद गया। और मैं मतलब कि इसको क्या कहें कि उसको ऑन रिकॉर्ड भी नहीं ला सकते हैं कि कोई बात ही नहीं करने को तैयार है ना कि मेरे घर का बच्चा जो है मनीशियात में लग गया। अब मसला ये है कि जो लोग बैठ के ये चुप हो रहे हैं वो भी उसमें शामिल है, क्योंकि अगर आप चुप होंगे तो वो वहाँ पार्क में किसने आके बेचा। ठीक है, मैंने भी बहुत जाके कोशिश की कि मोबाइल से मैं बना लूँ, वो एक ग्रो होता है। अगर मैंने जाके अगर बनाता भी तो उसके लिए मुझे कुछ चाहिए। हमारे टीवी पे क्या है कि हमें किसी से बात करनी है, कोई बोलते हुए वॉइस नोट के साथ कोई बता रहा हो। यहाँ इतने लोग घबराते हैं, कह रहे हैं हम यहाँ रहते हैं भाई, और यहाँ जो लोग आ रहे हैं, मतलब आप सोचें कि कैसे हमारी नस्ल को, नौजवान नस्ल, बच्चों को, वो मैट्रिक का लड़का था, उसको सोच के जब मैंने वो सुना तो मैंने कहा खुद देखूंगा। जाके देखा पार्क में एक्टिविटी हो रही है। ये सबको जब आपको नज़र आ रहा है तो पुलिस को नज़र नहीं आ रहा है, जिसका काम है ये उनको करना चाहिए।
यही तो हमारे यहाँ मसाइल हैं कि जो जिसका काम है वो सही तरीके से करता नहीं ईमानदारी से, तो ये मसाइल और ज़्यादा सोसाइटी के अंदर बढ़ते जाते हैं। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। हर्षा भाई, खबर ये आई थी कि सिंध सरकार ने मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमायाकारी को फ़रोग़ देने का फैसला किया है। ये कहा गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि सिंध इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फैसिलिटेशन कमेटी होगी। क्या काम करेगी, किस तरह से करेगी और इसका फोकस क्या है? देखें, ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट का भी इनका प्लान है और इसके लिए वन विंडो ऑपरेशन भी किया जा रहा है, जो जैसे कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जैसे पंजाब गवर्नमेंट की वैसे सिंध गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अभी निगरान सेटअप ने जो इतने सालों से काम नहीं हुआ, इन्होंने 3 महीने में आपने इसको लॉन्च कर दिया है। यानी कि जो अहम लैंड है उसको आपको रजिस्टर्ड करके ऑनलाइन कर दिया। डिजिटलाइज वन विंडो है, अगर आपको उसका रेवेन्यू अगर नाम पे कराना है सब कुछ, आप वहीं पे जाएंगे और वहीं पे आपको ऑनलाइन जो है आप पेमेंट करके अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब पहले जो होता था कि वो जो बीच में बहुत सारे होते थे कि रिश्वत और ये सब, वो ख़त्म होने का एक बहुत बड़ा ये है। यानी कि अब जो गवर्नमेंट आएगी उसको एक टफ़ टाइम मिलेगा कि एक चीज़ हो गई है उसको सिर्फ अमल दरामद करना है। अब ये कोशिश ये है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, तो आप देखें कोई भी इन्वेस्टर होता है वो देखता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबार आसान हो। तो उसके लिए क्या है कि आपका सब कुछ जो है तमाम इदारे एक पेज पे हों, तो उन्होंने एक पेज पे कर दिया है। EOBI है, सासी हो गया, बहुत सारे इदारे, तकरीबन 28 इदारे हैं जो कि कोई आप अगर जाके अभी छोटी सी इंडस्ट्री भी लगाते हैं तो 28 इदारों को उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, उनसे इजाज़तनामे लेने होंगे। तो अब ये वन विंडो ऑपरेशन ये था कि वन विंडो ऑपरेशन सारे इदारे एक पेज पे आ जाएँ और जो इन्वेस्टर है वो वहाँ जाए, वो बताए कि मेरा ये काम है। एग्जांपल, मेरा वेयर हाउस का काम है, मैं वेयर हाउस का उस सिस्टम में डालूंगा फिर उसके सारी किस किस से रजिस्ट्रेशन है सब आ जाएगी। उसी तरीके से देखें कि अगर मेरी इंडस्ट्री है, मैं इंडस्ट्री लगाने आ रहा हूँ और उसके साथ साथ जगह कौन सी है, क्या है, तो गवर्नमेंट की अगर कोई होगी तो वो भी उसको ऑप्शन मिल रहा होगा। बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होगी। एक मतलब नई इंडस्ट्री, नई सरमायाकारी की जो बात कर रहे हैं हम, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल का जो हमने सुना है वो भी पाइपलाइन में है कि 1500 एकड़ ज़मीन जो है नई सनतों के लिए वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए देने जा रहे हैं। सही। अब अगर 1500 एकड़ दे रहे हैं तो सबसे पहली बात तो सिंध से जो है सबसे ज़्यादा गैस निकलती है और इस वक्त हम गैस से बहुत शदीद परेशान है। साथ ही बिजली की फराहमी का अगर हम देखें तो सिस्टम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसके ऊपर है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री लगानी है तो उनको पानी, बिजली, गैस, ये तीनों चीज़ें देनी होंगी। और इस वक्त अगर हम जहाँ बैठे हुए हैं इस शहर में वहाँ पे देखें तो ये 3 मसाइल हैं हमारा। गैस, मेरे ख्याल तो ना इंडस्ट्रियल जोन में अब नई इलेक्ट्रिक कंपनीज आनी चाहिए, ताकि ये जो के इलेक्ट्रिक का भी एक हमारा बड़ा मसला है और अभी तो हमने वो भी देखा कि टेंडर भी उसका रिलीज़ कर दिया गया है फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो इंडस्ट्रियल जोन्स में अब या तो आप बोलें कि भाई अपना सोलर या अपनी बिजली प्रोड्यूस करें 4-5 कंपनीज मिलके, या कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं, क्योंकि ये फिर मसला इस तरह से हल नहीं होगा। लेकिन बहरहाल एक और ख़बर भी शामिल कर लेते हैं। सिंध में 3,83,000 गंदम की बोरियां ख़राब होने का इंकशाफ हुआ। कितना नुकसान हो गया है? 3 अरब 83 करोड़ रुपए का नुकसान। कैसे हो गया ये? सैलाब के बाद जो हमने देखा तो इस दफ़ा सिंध की जो फसल है बहुत अच्छी आ रही है, बम्पर क्रॉप है, यानी कि तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं, क्योंकि सैलाब के बाद ज़मीन की जो प्रोडक्शन है ज़रखेज़ हो गई तो प्रोडक्शन अच्छी आई। लेकिन इस दौरान जो हमने पिछले सीज़न में जो गंदम ली थी जो रखी, आप जाके हैरान होंगी, ये गंदम बहुत कीमती है। हाँ। फूड है और उसको आप जो वेयर हाउस में रखते हैं तो अंदर शेड में रखते हैं। तो ये जो ख़राब हुई है ये वो गंदम थी जो ओपन रखी हुई थी और जो अमाउंट बताने अरबों रुपए की ये गंदम है। इवन कि अगर यही वो गरीबों को अगर दे देते, अब आप और आप ही अपने मुल्क में डालते, आटा कितना महंगा है, उसको ही थोड़ा सस्ता कर मतलब देते और अरबों रुपए की अगर गंदम है, और वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे दे दें या किसी मिडिल क्लास या किसको वो दे दें, शहर में दे दें, अब गाँव में बहुत लोग परेशान हैं उनको दे दें आप, मतलब ये ज़ाया होने से। ओपन एयर में रखी हुई आप जाएं, यहाँ पे भी सिंध में जो है मतलब कराची की बात करूँ, कराची के लिए जो फूड डिपार्टमेंट के 3 हैं वेयर हाउस जहाँ गंदम कराची के लिए ला के रखी जाती है, उसको वेयर हाउस में रखी जाती है। वो जाके देखें, शेड बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे उसकी स्प्रे होता है, जो अद्वियात मारी जाती है कि कीड़ा ना लगे, उसके बावजूद भी बाहर भी गंदम रखी जाती है, क्योंकि उनका जो सिस्टम ये है कि जो सपोर्ट प्राइस है सिंध ने वो जो रखी हुई है 100 रुपये की गंदम रखी हुई है। हम मार्केट में जाके देखें 125, 130, यानी कि हर चीज़ के ऊपर जो है ना यहाँ पे एक माफिया है और जो कि काम कर रहा होता है। सरकारी रेट पे अगर गंदम का आप अगर मिलें तो आटा सस्ता हो जाएगा, लेकिन अभी आटा लेने जाएं तो आपको लग पता मैं यही तो कह रही हूँ कि आटे की कीमतों में गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि इजाफा हुआ था,
तो ये जो अगर अरबों रुपए का 3 अरब रुपए का नुकसान यही आप अपने जो है उस सिटी में या प्रोविंस में सप्लाई में ही डाल देते। आप, मैं नहीं कह रही कि मुफ्त दें, आप तो मुफ्त देने की बात करें, चले भाई आपसे नहीं दिया जाता, आप सब्सिडी दे के दे देते या उसको मार्केट में डाल देते तो कितना जो है नुकसान से बच जाते और प्राइस भी कम हो जाते। मतलब वो सिस्टम ना कि अगर आप कोई वेयर हाउसिंग की है तो आपको बताऊं TDAP का भी अपने वेयर हाउस, मतलब ये जो हमारा TCP ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, तो जैसे शॉर्ट होती है हमारी अजनास की तो हम इंपोर्ट करके वो रखता है। अब जैसे आपको जैसे चीनी भी मंगाया उसने, गंदम भी मंगाई है, तो उनके बड़े बड़े वेयर हाउस हैं। तो TCP के पास हर वक्त जो है वो नहीं होता है सामान या इम्पोर्टेड माल, तो अगर आपके पास इजाफी गंदम है आप उनका जो वेयर हाउस यूज़ कर लें। तो पाकिस्तान की है ना TCP, पाकिस्तान का इदारा है, पूरे मुल्क भर में उसके गोदाम हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट इजाफी गंदम आप वहाँ रख दें शेड के अंदर ताकि बचो, तो लेकिन ये सिस्टम है, सिस्टम बनाना होगा। वफाक और सूबे की लड़ाई ख़त्म करनी होगी। अगर आप सिंध के पास ज़्यादा गंदम है तो आप वफाक से मिल के जो TCP के यहाँ पे गोदाम है और उसको वहाँ पे यूज़ करें। बिल्कुल ऐसे ही कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाएं ताकि आपकी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, वो वेस्ट ना हो। थैंक यू सो मच अशरफ खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जो क्योंकि अब आगे आने वाले दिनों में कुछ मामले हम देखेंगे, शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे लोगों की शादियां हो भी रही हैं। तो शादी से पहले जो है ना वो सब लोग चाह रहे होते हैं कि क्विक वेट रिडक्शन का काम किया जाए और वेट लॉस किया जाए, स्मार्ट नज़र आया जाए, फिट रहा जाए। अच्छा, एक तो हम ख़वातीन के अंदर तो ये रुझान देखते थे, अब मर्दों में भी ये रुझान बढ़ता जा रहा है कि भाई एक्टिव नज़र आना है, शेरवानी पहनेंगे, इतनी महंगी शेरवानी और कपड़े बनेंगे तो ज़रा स्मार्ट और फिट तो नज़र आए। तो और ये बहुत अच्छी बात है कि ख़वातीन के साथ साथ मर्दों को भी अपनी सेहत का, अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि जो कौन कौन से फिटनेस वर्कआउट्स हैं जो कि बच्चे, बच्चियाँ, लड़के, लड़कियाँ कर सकते हैं बिफोर मैरिज, तो कैसे अपनी बॉडी को टोन करें, स्मार्ट नजर आए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे फिटनेस एक्सपर्ट्स और ट्रेनर मौजूद हैं। वेलकम करते हैं उनको शो में। सालेहा सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सालेहा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ज़बरदस्त। और हमारे साथ दानिश मियां नूर साहब भी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ज़बरदस्त। तो ये हमें बताएं कि ख़वातीन में तो ये बड़ा रुझान पाया जाता है ना कि जी सबसे पहले रैपिडली वेट कम किया जाए शादी से पहले। कितने शॉर्ट टाइम में आती हैं कि भाई 1 माह बाद शादी है, बिल्कुल स्लिम हो जाऊं, इतनी मोटी से इतनी सी हो जाऊं? ऐसा ही होता है, 1 महीने पहले उनको याद आ रहा होता है। तो ऐसा नहीं होता, आपको पता होता है आपकी शादी प्री प्लान्ड होती है। हम 6 मंथ पहले तो हम लोग लॉन्च वगैरह बुक करवाते हैं, तो क्यों ना हम अपने वेट पे फोकस करें। तो आप जितनी जल्दी ख्याल आ जाएगा उतनी जल्दी आप सेट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे फिट होंगे तो आपका ड्रेस भी अच्छा लगेगा, हर चीज़ अच्छी लगेगी। कितना टाइम लगता है आपको ना अपनी बॉडी को रिफॉर्म करने में और जो है वो मैक्सिमम 3 मंथ्स बहुत है। आप 3 मंथ्स में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो अपनी, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने उस पर स्ट्रिक्ट हो और आप किस तरह उसको लेके चल रहे हो। तो अगर आप उस पर सीरियस हो गए तो वो चीज़ बहुत जल्दी आपको अफेक्ट करेगी। और अगर आप सीरियस नहीं होगे, आप जिम आओगे, आप वर्कआउट करोगे, घर जाके आप खाना खा रहे होगे, तो कभी भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ है, आप सीरियस हो। बिल्कुल ऐसा ही है। मर्दों में कितना रुझान अब आ गया है कि क्योंकि पहले हम देखते ख़वातीन ही बेचारी लगी पड़ी थी, मर्द जैसा भी हो, मोटा मुस्टंडा कैसा भी हो, वो चल जाएगा जी, शादी है पहन लो। लेकिन अब मैंने लड़कों को देखा है बहुत कॉन्शियस हो गए हैं जी, टमी टक इन होनी चाहिए, शेरवानी पहनेंगे तो कैसे लगेंगे। तो मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा है और सबको फिट रहना चाहिए। कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको अब जो लड़के हैं शादी से पहले? देखिए, आप सही कह रही है, ज़्यादातर हमारे पास ऐसे ही लोग आते हैं कि शादी से 3 महीने पहले या 2 महीने पहले आ गए कि दानिश भाई कुछ करें शादी हो रही है। लेकिन थिंग इज कि अब आपको 2 महीने पहले ही क्यों याद आता है ना कि अब आपने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया, आपने इतना ज़बरदस्त गोल अचीव कर लिया है कि अब आप 100 kg या 110 kg पे पहुंच गए। अब आप चाहते हैं कि वो 30 साल 25 साल की मेहनत जो आपने की है उसको 2-2.5 महीने में हम उसको रिवर्स कर दें। तो ऐसा नहीं होता, ये रियलिस्टिक गोल्स नहीं है। हमेशा देखिए, गोल्स हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, 2 से 2.5-3 महीने में आप उसको एक लेवल तक, एक हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये सोच शादी तक महदूद नहीं होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की कि हम चाहते हैं कि लड़कियां हमें फिट हो, मेरी बीवी तो फिट हो, लेकिन खुद पे फोकस नहीं है कि मेरी टोन बाहर आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जाहिर है, जैसे मेरे जज्बात हैं वैसे मेरी बीवी के भी हैं, तो वो भी चाहती है कि मेरे साथ जो है वो एक हैंडसम मर्द घूम रहा हो जाके। फॉर ग्रांटेड लिया हुआ ना बीवियों को और ख़वातीन को, तो कि जो वो मेहनत भी करती हैं, वो गोरी चिट्टी भी हो जाए, उनका फेस भी बिल्कुल नीट हो, घर में खाना भी अच्छा बनाए, बच्चों को भी देख लें और जी बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट भी हो, बच्चे पैदा भी कर लें।
तो ये सब हमारी एक्सपेक्टेशन है भाई, खुद भी कुछ करना चाहिए आपको, आप भी फिट वैसे रहें। ही। तो हर इंसान का फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक्टिव होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ख़वातीन किस तरह से अपना वज़न कम कर सकती हैं शादी से पहले, क्योंकि हो भी ये क्या रहा होता है कि खाने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं बहुत सारे लोग। मैंने ये भी देखा है कि जिम जाते हैं और आके खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। तो आपको किस तरह से या फिर कुछ जो ट्रेनर्स होते हैं वो इतनी टफ डाइट बता देते हैं कि आपके पास अब जी 2 महीने तो बस आप खाली अंडा ही अंडा खाना है, लेकिन या जो ना जब ऐसा होता है ना कि सिर्फ 2 महीने रह जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका ट्रेनर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको टाइम पीरियड कम दिया है ठीक है। उस चीज़ को टैकल करने के लिए। लेकिन ये है कि आपको ख्याल जल्दी आना चाहिए और आपको जिम जल्दी आना चाहिए, जिम में आपने प्रॉपर वर्कआउट लेना चाहिए, घर जाके आपने मील्स पूरे करने हैं अपने। ऐसा नहीं कि आपने, जिस तरह आपने कहा कि आपको स्ट्रिक्ट डाइट करनी चाहिए, अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो आप उसको पोर्शन कंट्रोल लेके चल सकते हो, कैलोरी डेफिसिट पे रह सकते हो। तो इस तरह बहुत सारे वेज हैं कि जिसमें आप अपने जो है वो कैलोरीज बर्न कर सकते हो, स्मार्ट हो सकते हो। कोई इतना मुश्किल नहीं है जितना एक मुश्किल बना दिया है। एक फिट रहना बहुत मुश्किल है, इट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हो। हर शख्स के पास वक्त का मसला है, वक्त कैसे जो है ना वो मैनेज किया जाए, क्योंकि सब लोग नौकरियां कर रहे हैं, कोई सुबह में कोई रात में, तो लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर कोई बिजी है। लेकिन आप देखें जो फिट लोग हैं, जो अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, वो भी बिजी हैं। ये एक्सक्यूजेज है बेसिकली। कोई इतना मुश्किल नहीं है अपने लिए आधा घंटा पौना घंटा दिन में निकालने का। हम मोबाइल में इतना टाइम निकाल देते हैं बैठे बैठे। आप अगर चेक करें, कभी कभी बिल्कुल बैठे बैठे आप घंटा 1.5 घंटा फारिग कर देते हैं मोबाइल पे, तो आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि मेरा इतना टाइम जो है फालतू कंज्यूम हो चुका है। तो ये बेसिकली एक्सक्यूजेज है। आपको अपने साथ सिंसियर रहना है, अपने लिए सोचना है। जब आप ये सोचना स्टार्ट करेंगे अपने लिए, तो खुद ब खुद टाइम निकलेगा। सिर्फ 1 घंटा आपके लिए इनफ है। आप 24 घंटे में 1 घंटा तो अपने आप को दे सकते हैं ना। अब औरतें कितनी बिजी होती हैं, बच्चे संभाल रही होती हैं, बाहर काम कर रही होती हैं, या कुछ भी कर रही होती है, घर के काम कर रही होती है। पर 1 घंटा अगर आप सिर्फ अपने रूम में भी, जिम नहीं जा सकती बहुत सारी औरतें, अगर आप जिम नहीं जा सकती तो आप अपना रूम डोर बंद करके आप उस रूम में अपने आप को 1 घंटा दे दें, तो यू लुक समथिंग डिफरेंट। जो आपको एक रिग्रेट होता है कि मेरी शादी हो गई और मेरा बच्चा हो गया और अब मेरा वेट गेन हो गया है और वो कैसे कम होगा, अब तो मुझे ऐसे ही जीना है, तो ये कभी भी ना बना लें कि आपको ऐसे ही जीना है। तो उसको आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा। सिर्फ 1 घंटा इनफ है आपके लिए। और इसके बहुत बड़ा जो ताल्लुक है वो आपकी डाइट से है। बेसिकली हम जो मेन पार्ट है वो उसको अवॉइड कर देते हैं और वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, वर्कआउट से हम कैलोरीज बर्न वगैरह तो कर लेंगे, ठीक है, बॉडी टोन भी कर लेंगे, हम अपने मसल पे वर्क कर लेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ आती है ना वो है आपकी डाइट। आप क्या खाते हैं उस पर, उससे ही सब कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, जिनकी 1-2 माह में या 3 माह में शादी होने वाली होती है, तो आप लोग उनको क्या प्लान देते हैं कि आपने किस तरह से जो है ना वो खाना है, ख़ासतौर पे मर्दों की अगर मैं बात करूँ तो वो किस तरह से बैलेंस डाइट ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मशवरा, लाइव ऑडियंस देख रही है हमारी, सुन रही है सब, मैं ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप कभी भी रैपिड फैट लॉस की तरफ आया करें। ठीक है, ये जल्द से जल्द वेट नीचे लाने का जो कहानी है ना, ये आपको अनहेल्दी बना देती है। ठीक है, जब आप लोगों के फेस पे से रौनक भी खत्म हो जाती है, लेथार्जिक से उनके जो है ना ऑब्वियसली यही होगा। आप अपना वेट देखिए, वेट के पीछे एक तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँगा कि आप जब भी चेक किया करें, जब आप फैट लॉस प्रोग्राम में हैं, तो आप वेट स्केल से ज़्यादा इंचेस पे फोकस किया करें। वेट स्केल पे जो ना ये नफसियाती बना देता है इनको। वेट स्केल, रोज़ाना वेट स्केल पे खड़े हो जाते हैं। इंचेस पे फोकस करें, वेट स्केल पे ना करें, क्योंकि जब आप अब स्पेशली जब आप रैपिड फैट लॉस पे आ रहे होते हैं ना प्रोग्राम पे, तो ज़रूरी नहीं आपकी बॉडी से आपका फैट जा रहा है, आपका मसल भी जा रहा है, आप वीकनेस की तरफ जाते हो। तो मैं कभी भी मशवरा नहीं देता कि आप रैपिड फैट लॉस आओ। अभी जो हम बात कर रहे थे कि ये सोच आपको पहले से होनी चाहिए। ये लाइफस्टाइल है। देखिए, ये कोई इवेंट नहीं है, फिटनेस कोई इवेंट नहीं है कि आप जो है वो 2 महीने पहले से इसकी तैयारी कर रहे हो। इसको अपना लाइफस्टाइल बनाएं कि मुझे ये 1 घंटा या पौना घंटा दिन में अपने आप को देना है, और ये 1 घंटा पौना घंटा आपके अगले 23 घंटे में आपको काम आता है। बिल्कुल ऐसा ही। एक कॉलर भी है हमारे साथ, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ को ना फिटनेस से रुचि से मुझे इनसे बात करनी है और बात करवाइए, पूछे। जानकारी चाहिए। जी करवाइए, पूछे। जी जी, और जल्दी करवाएं, बात क्या पूछना चाहते हैं, सवाल पूछिए। अगर आप कॉल करते हैं तो प्लीज़ डायरेक्ट कॉल करें और बात करें कि क्या आपका सवाल है, ताकि आपके सवाल का जवाब मिल सके।
तो सालेहा, किस तरह की डाइट आप लोग रेकमेंड कर रहे होते हैं फॉर द रैपिड वेट लॉस? हम तो इसको रैपिड वेट लॉस ही कहेंगे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि लोग इतने लास्ट मोमेंट पे आ रहे होते हैं। हर किसी की बॉडी पे अलग वर्कआउट है, हर किसी की बॉडी पे अलग डाइट प्लान है। ठीक तो है। वो उनकी बॉडी के हिसाब से उनका डाइट प्लान हम कस्टमाइज़ करके देते हैं। तो वो कस्टमाइज डाइट प्लान होते हैं, हम एक ही डाइट प्लान हर किसी पे नहीं सूट करते। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा लोगों का मसला है कि वो अगर आपको एक डाइट प्लान मिल गया तो वो रमशा भी फॉलो कर लेगी, वो उसकी पड़ोसन भी, वो उसकी कज़न भी, सब फॉलो करने लग जाते हैं। यार तुम्हारा इससे वजन कम हुआ, मैं भी ये करती हूँ। तो ये हर बॉडी की अलग रिक्वायरमेंट्स है ना, कि उसको कितनी कैलोरीज लेनी है, उनका प्रोटीन रेशो क्या होगा, फैट रेशो क्या होगा, कार्ब्स कितने लेने हैं। तो हर किसी का अलग है, हर किसी का वेट अलग है, तो उस हिसाब से लेके चलना चाहिए। आपको बड़ा कैलकुलेटेड रहना चाहिए, मतलब ऐसे ही नहीं कि आपने कुछ भी पढ़ा। जब जैसे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, उनमें वर्कआउट गलत सलत आप कर रहे होते हैं, उनमें वो सही होते हैं वर्कआउट, लेकिन आप अपना एंगल, पोस्चर सब कुछ ख़राब होता है और आप जो है वो बस देखते हैं कि हम जल्दी से बस सेट हो जाएं। तो इट्स बेटर कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं, अपने ट्रेनर चूज़ करें और फिर आप उस पर अपने आप को लेके ठीक है। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो लाइव भी बताएंगे आपको कि कौन से वर्कआउट्स आप कर सकते हैं और अपना वजन कम कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स हैं। आफ्टर दिस ब्रेक सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो क्विकली देख लेते हैं कि कौन से वर्कआउट्स हैं जो कि आपको मददगार हो सकते हैं वेट लॉस करने के लिए। जी बताएं सालेहा। ये वो वाले वर्कआउट्स हैं जो कि इजीली आप अपने रूम में भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने करना है वार्म अप। आपकी बॉडी हीट अप पकड़ेगी तो आप बाकी वर्कआउट बाद में करेंगे। तो आपने इस तरह से जॉग्स करना है। ठीक है, आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर वेट। और इसके बाद आपने करना है जंपिंग जैक्स। ठीक, कितने सेट्स करने ओके, ये 30 सेकंड में करना है। मैक्सिमम टाइम में मिनिमम टाइम में तो मैक्सिमम कैलोरीज इसमें बर्न हो जाएंगी आपकी। सही है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने करना है हाई नीज़। हाई नीज़ ऐसे आपने नीज़ को हाई करना है। अब जो लोगों की नीज़ में प्रॉब्लम है या पेन है वो इसको इस तरह कर सकते हैं, लेकिन जो फिट लोग हैं जो कि इजीली कर सकते हैं वो इसको इस तरह भी कर सकते हैं। फास्ट करें उसको। यस, ओके। फिर हम करेंगे बट किक्स, थर्ड एक्सरसाइज। हर एक्सरसाइज को आपने 30 सेकंड करना है। ठीक है, सही और इसको 3 टाइम्स रिपीट कर लें। अब हम करेंगे 30 सेकंड्स। जी, 30 सेकंड्स 3 टाइम्स हमने रिपीट करनी है। सही है। अब हम करेंगे बट किक्स सेम। अगर जो जंप नहीं कर सकते वो इसको स्लो करेंगे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा वेट है और आपसे नहीं हो रहा और आपके नीज वगैरह का प्रॉब्लम है तो आप इसको नॉर्मल करेंगे, वरना तो आप जंप करेंगे। ठीक है, और वैसे भी आप स्टार्ट करें तो थोड़ा 10-15 दिन स्लो वर्कआउट करें। वर्कआउट से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, एक और है जिसमें हम लोग स्क्वाट करते हैं। ये आपने इसमें ध्यान रखना है कि आपकी बैक स्ट्रेट हो, चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट, हिप आउट। ये ओके, ये भी आपने 30 सेकंड करना है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप इजीली घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक नी टू एल्बो है ये। इससे तो ये टमी फैट बहुत ज़्यादा जो है ना वो जल्दी ख़त्म होता है ना। बस ऐसा ही है, स्पॉट रिडक्शन नहीं होती कि हम कोई भी स्पॉट को जो है वो टारगेट करें कि हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपकी फुल बॉडी पे जो है वो अफेक्ट आता है, तो आपको फुल बॉडी लेके चलना पड़ता है। सही, बिल्कुल ऐसे। थोड़ा सा सांस लें। दानिश को भी बुलाते हैं। दानिश, आप भी कुछ ज़रा बताएं कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि की जा सकती हैं इस वक्त में। थोड़ा सा सवाल आप इधर आ जाएं ताकि उनको स्पेस मिल जाए करने के लिए ना। होम वर्कआउट में जैसा कि सौलिया ने बताया जी, बेहतरीन एक्सरसाइजेज है, ठीक है, आप अपने रूम में भी परफॉर्म कर सकती हैं। इन्होंने कहा मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम कैलोरीज बर्न करना, और ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरह से आप अक्सर सुनते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज से आपका पेट कम हो जाएगा, ये वाली एक्सरसाइज से आपकी थाइस कम हो जाएंगी, तो इसकी कोई रियलिटी नहीं है। असल बात ये है कि फैट हमेशा ओवरऑल रिड्यूस होता है, स्पॉट रिडक्शन नहीं होती। अगर आप मुझे कहें कि मेरा से इस साइड से फैट कम करवा दें तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं या इस साइड से कम करवा दें, हमेशा फैट ओवरऑल रिड्यूस होता है, स्पॉट रिडक्शन नहीं होती कि मैं एब्स का वर्कआउट करूंगा तो मेरा पेट कम होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मेल्स के लिए भी कुछ आप बता सकते हैं इस वक्त एक्सरसाइज? बिल्कुल, होम वर्कआउट्स के अंदर बेसिकली जो है फीमेल हो या मेल हो, उनको आप अपने मसल बिल्डिंग पे जितना बॉडी के अंदर मसल मास होगा उतना अच्छा है। मैं आसान अल्फाज में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आम लोग इसको समझ सकें कि बॉडी के अंदर लीन मसल मास जितना होगा उतना अच्छे तरीके से फैट लॉस भी होगा, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। नॉर्मल वर्कआउट्स हैं घर पे जो अगर आप करना चाहें, सौलिया ने सिस्टर ने बता दिए थे, इसमें आप ऐड कर सकते हैं लंजेस ऐड कर सकते हैं फॉर योर थाई मसल्स, दिस इज
फॉरवर्ड लंजेस, ठीक ये स्क्वाट सोलिया ने बता दिए थे, इसके साथ आप ये ऐड कर सकते हैं। पुशअप, यहाँ पे अगर मुझे इसे स्पेस मिले, ये आप ज़रूर अपने वर्कआउट्स में शामिल करें। जो बिगनर्स हैं अगर वो नहीं कर सकते इस तरह से, तो वो नीज को अपनी हाँ, क्योंकि हाँ, फौरी तौर पे नहीं आ रहे होते बिल्कुल। पुशअप्स करना, और खवातीन Knees- भी करना चाह रही थी लेकिन उनको फौरी तौर पे नहीं आ रहे होते। बिल्कुल वो इस तरह से नीज को डाउन करके ठीक। चेस्ट को फ्लोर की तरफ लेकर आए, अच्छा। और जो कर सकते हैं वो नॉर्मली। पुशअप से कितना फ़ायदा होता है? देखिए फ़ायदा हर एक्सरसाइज का है, लेकिन बेसिकली डिपेंड ये करता है कि हम कौन सा मसल टारगेट कर रहे हैं। अब मैं पुशअप कर रहा हूँ तो वो ऑब्वियसली मेरे चेस्ट और ट्राइसेप पे फोकस कर रहा है। इसी तरह जब मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ तो वो मेरे थाई मसल्स को फोकस कर रहा ठीक है। है। लंजेस कर रहा हूँ, मेरे उसको थाई पीछे मसल्स कर को दें, फोकस आपको कर रहा problem है। है। Yes, हाँ। इसी तरह अगर आप मुझसे पूछिए घर पे, जिम का अलग कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे हर मशीन है, डंबल्स अवेलेबल है, मैं हर मसल को टारगेट कर सकता हूँ। सही। सच बात ये है कि घर पे हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब उसके क्या ऑल्टरनेट्स आप देख सकते हैं कि आप पानी की बोतलों से बाइसेप, फीमेल्स के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पानी की बोतल्स अवेलेबल है तो आप बाइसेप के लिए यूज़ करेंगे या ट्राइसेप के लिए यूज़ करेंगे, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि आप जिम की तरफ आएँ, क्योंकि वहाँ पे आपको वैराइटीज़ ऑफ वर्कआउट भी मिलते हैं, इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं। ईजीली आप हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है और इफेक्टिव भी होती है। लेकिन होम वर्कआउट्स बिल्कुल अवेलेबल हैं। हाई इंटेंसिटी आप कर सकते हैं, कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, फैट बर्न कर सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा बहुत डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी डाइट पे फोकस करें। सही। तो सौलिया, एक तो साथ साथ ये जैसे भी दानिश बता रहे हैं कि ये तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल रखना, पानी, जूसेस वगैरह किस तरह से लेने चाहिए, शादी से पहले एक ग्लो भी चाहिए होता है ना, क्योंकि ख़वातीन को तो खाना पीना छोड़ देंगी तो वो नहीं, तो ऐसा इस नहीं तरह होता, ऐसा नहीं होता कि आपने खाना पीना बिल्कुल छोड़ देना है। अब मैंने आपको वही बोला कि आप अपनी जो है वो, जब आप अपना पूरा कस्टमाइज प्लान लेके चलेंगे, उसमें आपका वर्कआउट प्लान भी होगा और आपका डाइट प्लान भी होगा। उसमें आप फॉलो करके चलेंगे तो कुछ भी ख़राब नहीं होगा, आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी। पानी का आपने अच्छा बोला कि हमें हाइड्रेट रहना चाहिए। पानी तो हमें वैसे ही बहुत सारा पीना चाहिए, उससे हमारा हेयर, हमारी स्किन, हमारी बॉडी, हर चीज़ जो है वो बेटर तरीके से परफॉर्म करती है। तो बस हाइड्रेटेड रहें। और जहाँ शादी वाला आपने बताया तो उसमें आप प्लीज़ थोड़ा सा जो है वो जल्दी ख्याल आपको आ जाए तो आपके लिए बेटर है, कम से आपको कम टाइम कितना मिलेगा। टाइम आप लोग कहते हैं होना चाहिए कि आपको दे? ये देखिए, यूजुअली आपको अपनी शादी से पहले 6 मंथ पहले तो पता लग जाता है कि मेरी शादी होने वाली है। सही। बस जब से आप स्टार्ट करें, वैसे ये नहीं है कि ये एक टाइम पीरियड है कि आपने शादी से पहले ही करना है। फिटनेस लेकिन को तो मिनिमम आप इतना तो आप दें। इतना तो बिल्कुल दें, लेकिन फिटनेस को तो आप लेकर चलें। देखिए, जब ये मैं उनके लिए कहूँगी जो मदर्स हैं, जिनकी अभी जो बेटियाँ होती हैं उनमें चबी फैट होता है, बेबी फैट होता है, तो वो अपनी बेटी को देख रही होती हैं कि वो किस तरह से बड़ी हो रही है। तो जब आप ये फील करें कि अब आपकी बेटी को ज़रूरत है, तो आप ये ना सोचें कि वो बच्ची है तो वो जिम कैसे जाएगी या वो क्या करेगी। बहुत सारी लेडीज़ हमारे पास आती है जिनको अब अवेयरनेस आ गई है कि बच्चियों को स्टार्ट से लेकर चलें जिम में। तो जब वो स्टार्ट से चलेंगे तो उनकी शादी के वक्त ऑटोमेटिकली वो उस वक्त तक रेडी होंगी। और वही वाली बात ना कि लाइफस्टाइल ऐसा बन जाता ऐसा है कि ही उनको है। आदत हो जाती है। आपने- थैंक यू सो मच सालिहा फॉर कमिंग इन द शो एंड दानिश फॉर योर Thank टाइम। you. हम यहाँ पर क्लोजिंग करेंगे, आपसे इजाज़त तलब करेंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।